Hi friends, let's continue our first book and today we are going to do unit 3 जिसमें हम करिकुलम के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, उसके अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 हम लोग करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। देखिए करिकुलम है क्या। करिकुलम वर्ड आया है क्यूरेरे से, जिसका मतलब है रन, टू रन। ठीक है, ये करिकुलम का क्यूरेरे वर्ड से मीनिंग आया है रन। मीनिंग क्या है करिकुलम का। करिकुलम इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, व्हाट वी टॉट, हु विल बी टॉट एंड हाउ इट विल बी टॉट। क्या पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा और कैसे पढ़ना है, इसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही करिकुलम कहलाता है। कनिंगम ने बोला है करिकुलम इज द टूल, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ये। करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। अब यहाँ पे आर्टिस्ट कौन है, आपका टीचर। करिकुलम एक ऐसा टूल है आर्टिस्ट के हाथ में, टीचर के हाथ में, टू मोल्ड हिज मटेरियल, जो अपने मटेरियल को मोल्ड करता है, डिजाइनिंग देता है। और इसमें मटेरियल कौन है एक टीचर के लिए, प्यूपिल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। और वो कैसे मोल्ड करता है, अपने आइडियल्स के हिसाब से। और उसके आइडियल्स क्या होंगे क्लास में एक टीचर की, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो वो बच्चों को डिलीवर करना चाहता है। इन हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में। और एक टीचर का स्टूडियो क्या होता है, स्कूल। ठीक है, तो कनिंगम ने बोला है करिकुलम एक ऐसा टूल है टीचर के हाथों में, जिससे वो अपने प्यूपिल को अपने आइडियाज के हिसाब से शेप करता है। और अपने कहाँ करते हैं ये सारी चीजें, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर स्कूल में ये सारी चीजें डिजाइन करता है। ये कनिंगम ने करिकुलम को लेकर बोला है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए करिकुलम का, भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही क्लियर एम होना चाहिए। ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का या लर्नर का। ऐसा करिकुलम होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी थ्योरी एस्पेक्ट हो उसमें। क्लास वैल्यूज को लेकर होना चाहिए, क्लियर कट वैल्यूज को लेकर होना चाहिए। करिकुलम ये बताना चाह रहा है, फिजिक्स ये बताना चाह रहा है, या फिर कोई चैप्टर है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है, तो वो क्लियर कट वैल्यूज बच्चे को पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या है करिकुलम कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कि भाई चार्ट सेंटर्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव है, कोरिलेशन होना चाहिए। कोई भी करिकुलम आइसोलेशन में नहीं वर्क करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जॉइंट वेंचर्स इन द सेंस कि एक करिकुलम को आप दूसरे करिकुलम से लिंक अप कर सको। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, उसमें ऐसी बातें होनी चाहिए करिकुलम में जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव हो। यूटिलिटी बेस्ड, यूटिलिटेरियन फिलोसफी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट सेंटर्डनेस होना चाहिए। ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट से सीख सके। ठीक है, और आपके इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए वो करिकुलम। करिकुलम के दो बेसिस बताए गए हैं। पहला है वो इंस्टीट्यूशनल इन नेचर होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपका स्कूल है या जो भी आपका गवर्नमेंट है, ये क्या प्लानिंग करता है, क्या कॉन्टेक्स्ट उसमें डालता है। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजिक डिवाइसेस यूज करता है या फिर करिकुलम में डालता है, ये इंस्टीट्यूशनल इन नेचर है। ठीक है, दूसरा है अफेक्ट पीपल डायरेक्टली। ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि वो पीपल को डायरेक्टली अफेक्ट करे, जैसे कि स्टूडेंट टीचर नीड। ठीक है, स्टूडेंट टीचर नीड, लोकल करिकुलम प्रॉब्लम्स, इन सबको क्या है वो डायरेक्टली हिट करे। अब स्टूडेंट टीचर नीड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो स्टूडेंट और टीचर है, स्टूडेंट टीचर की हेल्प से अपने करिकुलम को अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे उसको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चा डायरेक्टली उसको सॉल्व आउट कर सके। ठीक है, लोकल करिकुलम प्रॉब्लम्स मतलब कि अगर करिकुलम में कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो सारे मिल के उसको सॉर्ट आउट कर सके। और अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो सीधी सी बात है, वो जनता को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो करिकुलम की दो बेस है, एक तो इंस्टीट्यूशनल नेचर जो थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करता है, और एक अफेक्ट पीपल डायरेक्टली जो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता है। चलिए बेसिस में और देखते हैं। फिलोसफिकल बेस है, पॉलिटिकल बेस है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल बेस। ये सारे बेसिस क्या है, इन सारे बेसिस का, इन सारे जो भी चीजें मैंने यहाँ बोली हैं, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, ये क्या है, इन सब का क्रक्स आपकी करिकुलम में होना चाहिए। करिकुलम अगर इकोनॉमिक की बात करें तो करिकुलम उस टाइम पे पॉलिटिकल की बात करे, साइकोलॉजिकल की बात करे, टेक्नोलॉजिकल की बात करे, सबकी बात करे वो। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ करिकुलम होना चाहिए। ये सारे बेसिस है, इन सबको बनाकर, इन सबको रख कर आपको इनके ऊपर
ये एक तरीके से नींव है, ठीक है, ये सारे आपके नींव है और इसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी वो आपका करिकुलम होगा। चलिए, डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, देयर आर थ्री मेन डिफरेंट अप्रोचेस, वन इज ट्रेडिशनल, ठीक है, अनदर इज लर्नर ड्रिवन एंड द थर्ड वन इज क्रिटिकल। देखिए, ट्रेडिशनल है, नाम से ही पता चल रहा है, वही जो टीचर सेंटर्ड होता है ना, वो पेड़ के नीचे बिठाकर बच्चों को पढ़ाना। तो इसमें क्या है, बच्चे बोलते कम थे, टीचर अपनी बात ज्यादा रखता था, ट्रेडिशनल भी। तो इसमें क्या है कि लर्नर मास्टर्स द रूल्स ऑफ लेटर राइटिंग, बच्चे को रूल्स रट जाते हैं। तो मास्टरी करना किसमें, रूल्स में, रूल्स बनाने के लिए वो लोग प्रेरित नहीं कर रहे, रूल्स को रटने में प्रेरित करे। तो ट्रेडिशनल लर्निंग में लर्नर मास्टर्स द रूल्स ऑफ लेटर राइटिंग, नॉट एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज टू हिज हर ओन लेटर्स। अब उसने वो मास्टरी तो ले ली, लेकिन क्या है, उसके अंदर खुद की क्रिएटिविटी कभी नहीं जागी। तो क्या है, वो अब उस नॉलेज को, उस रूल्स को अपनी बनाई हुई क्रिएटिविटी में यूटिलाइज नहीं करना जानता। थर्ड इज लेस डिमांड्स ऑन टीचर, टीचर ने जैसा पढ़ा दिया ठीक है, बच्चा डिमांड नहीं करता। जैसे आज के टाइम पे हम अपने टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, टीचर्स भी कितनी एक्सपर्ट है हमारी कि हमें बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑथेंटिक प्रोग्रेसिव आंसर सामने से मिलता है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, टीचर से इतना डिमांड नहीं करता था कोई। फ्रस्ट्रेशन लेवल, ऑब्वियसली बात है, टीचर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल इतनी बार पढ़ाया जा रहा है, भाई ए फॉर अमेरिका भी होता है, कुछ भी बता सकता है एक्स्ट्रा, ए फॉर अम्बाला भी होता है, कुछ भी, लेकिन क्या है, एक ही चीज है, एक ही सेम रूट पे चलता है, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है। टीचर ओरिएंटेड है, मैंने बता दिया, तो ये है आपका ट्रेडिशनल, ठीक है। उसके बाद है लर्नर ड्रिवन, नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या है, थोड़ा स्टूडेंट की तरफ टिल्ट हो, ठीक है। तो ये क्या है कि जो फोकस है ना टीचर का, वो अब शिफ्ट हो गया है स्टूडेंट पे, ठीक है। तो पहले टीचर पे फोकस था, हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे थे, अब फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ है, स्टूडेंट पे। यहाँ पे स्किल और प्रैक्टिसेस को बहुत प्रायोरिटी मिलती है, जो हमारे ट्रेडिशनल में पूरी तरीके से एब्सेंट थी। एक्नॉलेज स्टूडेंट वर्ड्स, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसको उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये लर्नर ड्रिवन है, ठीक है, लर्नर ड्रिवन अप्रोच ऑफ करिकुलम थ्योरी। द थर्ड वन इज क्रिटिकल। देखिए, क्रिटिकल क्या है इसमें, teachers must first learn about important issues in their students' life through uh, conversation, journals, discussions, and lots of listening. Okay, इसमें बेसिकली क्या बात, क्रिटिकल नॉलेज, क्रिटिकल नॉलेज कब आती है, जब आप एनालाइज करते हो किसी चीज को, ऑब्जर्व करके उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो, कहते हैं कि यार वो तो बहुत ही क्रिटिकली इवेल्युएट करता है, मतलब उसे पता है कि आगे पीछे इस जो मुद्दा है उसके आगे क्या होना है, उसके पीछे क्या होना था। इसमें क्या होता है, टीचर है ना, वो बहुत ही क्या करता है, स्टूडेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, वो बच्चे की बातों को ज्यादा सुनता है एज कम्पेयर टू अपनी ही बातें सामने रखने से। तो यहाँ पे टीचर क्या है, टीचर को पहले पता होना चाहिए, ठीक है, पहले टीचर ही जाने कि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है जो मैं बच्चे को पढ़ाऊँ, ठीक है। और जब वो बच्चे को पढ़ाती है तब वो अपना क्रिटिकल इवेल्युएशन यूज करती है, ऑब्जर्वेशन यूज करती है, ठीक है। जनरल्स बच्चों को देती है पढ़ने के लिए, ताकि बच्चा अपना क्रिटिकली जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कर सके, ठीक है। डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि डिस्कशन करने से क्या है, एक ही पहलू के बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऑफ व्यू निकल कर आते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन करना या फिर ग्रुपिंग्स में स्टडी करना इज द बेस्ट वे टू लर्न न्यू थिंग्स। लोट्स ऑफ लिसनिंग, टीचर क्या है, सुनेगा ज्यादा, सुनने से क्या होता है कि बच्चे का ओपिनियन पता चलता है टीचर को, और फिर टीचर उसके ओपिनियन को शेप करता है, कि बच्चा गलत सोच रहा है तो वो उसे बताता है कि तुम्हें कहाँ सोचना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिकल जो अप्रोच है वो आज के टाइम पे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, आपस में डिस्कशन करके। तो ट्रेडिशनल, learner driven and critical are the three different approaches to curriculum theory, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारी मैंने चीजें क्या लिखी है इसमें, आपको बेसिकली 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं कि who determines curriculum, what does knowledge look like, what are the underlying assumptions, sorry, what might this look like in action, and how is learning uh, असेस्ड, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चंस आपको ट्रेडिशनल में बताने हैं, लर्नर ड्रिवन में बताने हैं, क्रिटिकल में बताने हैं। जैसे मैं एक बता देती हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज करके देख लेना। जैसे फर्स्ट है, हु डिटरमाइंस करिकुलम, तो ट्रेडिशन में देखो कौन करिकुलम को डिटरमाइन करेगा, जो भी पब्लिशर होंगे, स्टेट्स, क्योंकि क्या है, ट्रेडिशनल में बच्चे को तो बोलने की आजादी है ही नहीं, तो कौन डिटरमाइन करेगा, भाई स्टेट गवर्नमेंट ने जो बुक बना दी वो पढ़ा, तो
पब्लिशर होंगे, स्टेट्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। व्हाट डज नॉलेज लुक लाइक? जो ट्रेडिशनल है उसमें नॉलेज कैसे दिखाई देती है भाई? बहुत ही न्यूट्रल है या इक्विटेबल है, बस, ठीक है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि एक ही तरफ से ना, वन वे है। इक्विटेबल क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि टीचर ही पढ़ाता जाएगा और थोड़ा यूटिलिटी बेस्ड तो होगा, लेकिन वो वन वे साइडेड होगा, तो इसलिए न्यूट्रल एंड इक्विटेबल। अंडरलाइंग अजम्पशंस क्या है ट्रेडिशनल में? प्री डिटरमाइंड गोल्स, है ना, पहले ही पता है टीचर को कि मुझे ये करना है, क्योंकि बच्चे तो बोलते ही नहीं है, तो टीचर को पता है कि मुझे ये पढ़ाना है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, तो प्री डिटरमाइंड गोल्स होता है उसमें। व्हाट माइट दिस लुक लाइक इन एक्शन? अगर ये सारी चीजें हो जाती तो कैसा लगेगा? कि भाई जैसे टीचर ने लेसन प्लान दिया हो, बनाया हो, और फिर बस सीधा होमवर्क दे दिया हो, ठीक है, ऐसा। हाउ इज लर्निंग असेस? लर्निंग कैसे असेस होती है? साइंटिफिक मैनर पे यहाँ लर्निंग असेस की जाती है, ट्रेडिशनल में भी, ठीक है। तो ये आपको वीडियो पॉज करके आपको इसमें लर्नर ड्रिवन में भी देखने हैं पांचों क्वेश्चंस, और क्रिटिकल में भी देखने हैं, ठीक है। चलिए, करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग, अब ये करते हैं। इसमें पहला है आपका करिकुलम एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है करिकुलम एज प्रोडक्ट? देखिए, लिखा है मेकिंग जजमेंट और डिसीजंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड टू डिटरमाइन हाउ वेल द करिकुलम इज परफॉर्मिंग। जब भी हम करिकुलम को एक प्रोडक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसके बारे में जजमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं, और वो डिसीजन किस बेस पे होगा? जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है कि भाई जो करिकुलम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो जो परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन गैदरिंग हुई है ना, उसे प्रोडक्ट की तरह कंसिडर किया जा रहा है। इसमें पायलटिंग वर्ड यूज किया है। पायलटिंग क्या होता है? ट्रेनिंग करना, मॉनिटरिंग करना, इवेल्युएटिंग करना, एनालिसिस करना, ये सारी चीजें क्या है? पायलटिंग में आती है। पायलटिंग किस में आएगा? जब आपका करिकुलम एज अ प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें है हेल्प्स टू रिफाइन द प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। ये जो रिफाइनिंग होती है ना, क्वेश्चंस की रिफाइनिंग होती है, उसमें हेल्प करता है पायलटिंग। और रिफाइनिंग कैसे होती है भाई? मैंने आपको ट्रेनिंग दे दी किसी चीज की, तो आप उसमें रिफाइन कर जाओगे, ठीक है। मैं आपको मॉनिटर कर रही हूँ, तो मॉनिटर कर रही हूँ तो मैं आपकी खूबियां खामियां सब देख रही हूँ, तो आप उस चीज में रिफाइन हो जाओगे, तो ये होता है पायलटिंग। ओके, मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग होता है ऑन द स्पॉट जो चेक की जाती है, ऑन द स्पॉट जो चेकिंग होती है उसे कहते हैं मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये था आपका करिकुलम एज प्रोडक्ट, इसमें पायलटिंग एंड मॉनिटरिंग दोनों आना था। अब आ जाते हैं करिकुलम एज प्रोसेस। अब प्रोसेस की बात है तो यानी कि एक ही वर्ड याद करो, कोऑपरेटिव एफर्ट्स, ठीक है। करिकुलम एज प्रोसेस में कोऑपरेटिव एफर्ट की बात की जाती है। पूरा आप लोगों का डिस्कशन कॉपरेशन पे ही था, तो मैंने सिर्फ सिंगल वर्ड में इसको डिफाइन कर दिया, कोऑपरेटिव एफर्ट्स। ये किसमें आएगा? करिकुलम एज प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच देख लीजिए क्या है? जिसमें टीचर और स्टूडेंट कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट क्यों करते हैं? ताकि वो नीड्स के हिसाब से, डिजायर्स के हिसाब से कुछ प्रोड्यूस कर सके, और स्टूडेंट को भी उस प्रोडक्शन से कुछ एक्सपीरियंस गेन हो सके। वो होता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ठीक है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके कुछ नई चीजें जनरेट कर रहा है। इसमें क्या है? एबिलिटी ऑफ पीपल टू बिकम शेपर्स ऑफ देयर वर्ल्ड बाय एनालाइजिंग द सोशल फोर्सेस। बच्चा इसमें, या जो भी लर्नर है, वो क्या करता है? अपने माइंड सेट से जो वो अपने आइडियाज हैं उनको शेप करना सीख जाता है, किसमें? पार्टिसिपेटरी अप्रोच में। पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्री पिलर्स होते हैं। एक तो है पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा है क्रिटिकली एनालाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी, और तीसरा है डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर एक्शन। ये चीजें आपको याद रखनी है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में पार्टिसिपेंट्स का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्या उसने क्या सीखा, एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, ठीक है। जो भी सीखा उसको वो क्रिटिकली एनालाइज करना जानता हो, और फिर उसके बाद उसने एनालाइज कर लिया तो वो जानता हो कि अब मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, ताकि जो भी डाटा निकल कर आया उसको मैं एक्शन में ला सकूं। ये था आप लोगों का यूनिट थर्ड, ठीक है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच हमारा लास्ट टॉपिक था। वी हैव डन विद आवर यूनिट 3। अब चलते हैं लास्ट यूनिट पे। इसमें करिकुलम डिजाइन मॉडल्स है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और फिर आपका पूरा यूनिट है, पूरे यूनिट सिंथेसिस, पूरी जो बुक है आपकी वो फिनिश हो जाएगी नॉलेज एंड करिकुलम की। एंड दैट्स इनफ। 4 पार्ट में भी हुई है, 3 पार्ट में भी हुई है। तो आप 2x की स्पीड में सुनेंगे तो भी आप हार्डली आधे घंटे में, हार्डली हाफ आवर में आप लोग इजिली पूरी बुक पढ़ लेंगे। तो आधा घंटा एक बुक को देना आई थिंक सफिशिएंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए। हम्म
तो पहला है आप लोगों का करिकुलम डिजाइन मॉडल्स, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस करिकुलम डिजाइन, अगर हम करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे तो उसी से आप लोगों का करिकुलम डिजाइनिंग निकल कर आती है, ठीक है। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, ऑब्जेक्टिव मॉडल है, प्रोसेस मॉडल है, आप लोगों का टेलर्स मॉडल है, व्हीलर्स मॉडल है, ठीक है, व्हीलर्स मॉडल है, आपका कर्व्स मॉडल है। तो ये हम देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव मॉडल क्या है, ऑब्जेक्टिव में जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। कनिंघम की डेफिनेशन याद है ना, कि वो अपने आइडियल्स के हिसाब से किसी भी आर्टिस्ट को फ्रेम करता है। आइडियल्स क्या होते हैं किसी भी टीचर के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल में सीधी सी बात है किस पे फोकस किया जाएगा, आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल में क्या होता है, इवैल्यूएशन होती है हर एक स्टेज पे। याद रखो ऑब्जेक्टिव मॉडल में स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स बेस्ड आपका कंटेंट होता है और इवैल्यूएशन इज डन एट ईच स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इवैल्यूएशन हर एक स्टेज पे होती है ऑब्जेक्टिव मॉडल में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एम्स क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम ऐसा होना चाहिए ताकि रिफाइनिंग ऑफ करिकुलम हो सके और कम्युनिकेटिंग करिकुलम हो सके, ठीक है। मतलब अगर हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करें तो वो एक रिफाइनिंग नेचर का होना चाहिए और वो कम्युनिकेटिंग नेचर का होना चाहिए। तो बहुत ही एक्टिव रोल की बात की गई है ऑब्जेक्टिव मॉडल में। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल क्या कहता है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं है। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था, प्रोसेस मॉडल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं है। इसमें क्या है, कंटेंट हैज इट्स ओन वैल्यू। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी कंटेंट आपके पास होगा उसकी खुद की एक खासियत होगी, ठीक है, खुद की एक वैल्यू होगी। नो डायरेक्ट इवेल्यूशन ऑफ कंटेंट, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि हर एक स्टेज पे इवेल्यूशन होता है, प्रोसेस मॉडल में ऐसा कोई इवेल्यूशन नहीं है, ठीक है। टाइलर्स मॉडल देखो, टाइलर्स मॉडल क्या कहता है, ये लीनियर इन नेचर है, ठीक है। ये डायग्राम देख रहे हो ना ये वाला, ठीक है, ये लीनियर इन नेचर है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। देखिए एक चीज बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव मॉडल को काउंटर किया है प्रोसेस मॉडल ने, ठीक है। ऐसे ही टेलर्स मॉडल को काउंटर करेगा आपका व्हीलर्स मॉडल, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। चलिए, तो मैं बता रही थी कि इसका लीनियर इन नेचर होगा और क्या है, वन मैचेस द इनिशियल एक्सपेक्टेशन विद आउटकम। जो आउटकम होगा ना, वो उस आउटकम को हम मैच करेंगे जो भी हमने शुरुआत में एक्सपेक्टेशन की थी उस करिकुलम को लेके, ठीक है। जैसे मैंने करिकुलम को लेके सोचा कि इस करिकुलम से बच्चे की साइकोमोटर एक्टिविटी ज़्यादा इन्हांस होगी, तो मैं उस बच्चे का आउटकम देखूंगी, ठीक है। और फिर उस आउटकम को अपने एक्सपेक्टेशन से मैच करूंगी, जो मैंने सोचा था क्या वो हुआ है या नहीं। तो टेलर्स मॉडल में आता है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखिए लीनियर की बात हम तो लीनियर अब हम पढ़ रहे हैं। पहले क्या है, आप लर्निंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करेंगे कि मैं क्या क्या लर्न करना चाहता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप उस लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनाइज करने के बाद जो टर्मिनल होगा उसका कहाँ खत्म होगी वो चीज़, इवेल्यूएशन पे, ठीक है। तो पहले सिलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इवेल्यूएशन, ठीक है। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इवेल्यूएशन, ये क्या है, टेलर्स मॉडल। टेलर्स मॉडल लीनियर इन नेचर, डोंट कंफ्यूज। चलिए, नेक्स्ट है विलर्स मॉडल, है ना, मैंने बताया था विलर्स मॉडल क्या है, जो आपका टेलर्स मॉडल को थोड़ा काउंटर करेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इम्प्रूवमेंट अपॉन टेलर्स मॉडल। जो भी टेलर्स मॉडल ने बोला है हमें कि वो लीनियर है, ठीक है, उनको और इम्प्रूव किया है विलर्स मॉडल में। टेलर्स मॉडल आपका लीनियर था, विलर्स मॉडल आपका साइक्लिकल होगा, ठीक है, ऐसे साइक्लिकल होगा। इसमें क्या, इवेल्यूशन इज नॉट टर्मिनल। जैसे हमारा टेलर्स मॉडल में क्या था, लास्ट में हमने देखा था ना कि सबसे लास्ट में क्या हुआ है, हमारा इवेल्यूएशन हुआ है, ठीक है, इवेल्यूएशन इज अ टर्मिनल। लेकिन आपका विलर्स मॉडल क्या कह रहा है, इवेल्यूएशन कोई टर्मिनल नहीं है। इवेल्यूएशन करते ही जैसे टेलर्स मॉडल खत्म हो गया, इवेल्यूएशन किया, अगर रिजल्ट आया पॉजिटिव तो ठीक, नेगेटिव तो ठीक, खत्म, आगे उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। विलर्स मॉडल ने क्या बोला, इवेल्यूएशन करने के बाद भी आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव भी आया तो उसको और प्रमोट करो, और नेगेटिव भी आया तो उसको सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो विलर्स मॉडल का देख लो, साइक्लिकल क्या कह रहा है ये, पहले एम्स,
उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन, लेकिन दोबारा से फिर एम्स। समझ आ रहा है? तो ये ऐसे चल रहा है। टेलर्स मॉडल में क्या था? सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आपका इवैल्यूएशन। इसमें क्या है? एम्स, फिर सिलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इवैल्यूएशन और फिर दोबारा से एम्स। ठीक है? अगर अच्छा इवैल्यूएशन निकला तो दोबारा से एम्स हम फ्रेम करेंगे आगे के लिए, और अगर इवैल्यूएशन हमारा बेकार निकला तो हम दोबारा से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करेंगे ताकि वो जो फॉल्ट है वो खत्म हो जाए। तो ये है आपका विलर्स मॉडल। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा सबको। अब है केयर्स मॉडल। केयर्स क्या है बेटा? केयर्स मॉडल आपका विलर और टेलर दोनों मॉडल्स को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है? आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल याद है? ऑब्जेक्टिव मॉडल को किसने काउंटर किया था? आपके प्रोसेस मॉडल ने। ठीक है? टेलर्स मॉडल लीनियर, उसको काउंटर किया था विलर्स मॉडल ने। अब जो केयर्स का मॉडल है वो टेलर्स और विलर्स दोनों को मिला के, दोनों का कुछ कुछ पार्ट लेके केयर्स ने मॉडल बनाया। ठीक है? तो इसमें क्या है, देखिए, इन्होंने बोला है पहले ऑब्जेक्टिव। ठीक है? और ऑब्जेक्टिव भी कैसे? तीन टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हमें पता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है? साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं हमने। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है? उसके बाद नॉलेज। नॉलेज कैसे? जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, इंटीग्रेटेड हो, सीक्वेंस में हो और रीइंफोर्स्ड वाली हो। ठीक है? ऐसी नॉलेज ऑब्जेक्टिव रखेंगे तीनों। ठीक है? ये तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि बच्चे की तीनों चीजें डेवलप करें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव किसके लिए? नॉलेज के लिए। नॉलेज भी कैसी? ऑर्गेनाइज्ड हो, इंटीग्रेटेड हो। ठीक है? नॉलेज। उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे, जो मैंने नॉलेज इम्पार्ट की है बच्चे में उसको इवेल्युएट करूँ। ठीक है? और इवेल्यूशन के बाद स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है? इवेल्यूशन के बाद क्या एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है केयर्स मॉडल। देखो, कुछ कुछ चीजें उसने व्हीलर से उठाई है। ठीक है? कुछ कुछ चीजें उसने टेलर से उठाई है। तो ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, इवेल्यूशन एंड स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें क्या है आपकी केयर्स मॉडल में आएंगी। चलिए, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। बेसिक एजेंडा बता दिया है, आप लोग समझ जाएंगे जो भी आएगा क्वेश्चन, इजीली फ्रेम करेंगे एमडीयू वाले भी, क्योंकि फर्स्ट टाइमर वो उनके लिए भी फर्स्ट टाइम और बच्चों के लिए भी फर्स्ट टाइम है ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स देना ना, ऑनलाइन। तो डोंट वरी, मैं वही कह रही हूँ कि आप लोगों को क्रक्स पता होना चाहिए, फिलोसफी पता होनी चाहिए कि पूरी बुक या ये टेलर्स मॉडल कहता क्या है। ठीक है? टेलर्स मॉडल कहते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? लीनियर है। विलर्स मॉडल कहते ही क्या आना चाहिए? वही सर्कुलर है। ठीक है? प्रोसेस मॉडल कहते ही क्या आना चाहिए कि भाई यहाँ पे इवेल्यूशन हर स्टेज पे नहीं होता है। ठीक है? और आपके ऑब्जेक्टिव मॉडल कहते क्या होना चाहिए कि हमेशा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है तो हर स्टेज पे इवेल्यूशन होगा। ठीक है? और केयर्स मॉडल क्या है? केयर्स मॉडल आपका व्हीलर और टेलर को मिला के मिक्सअप करके केयर्स मॉडल बना है ना। तो ये चार मॉडल्स एग्जाम में है, तो 110% आई एम श्योर कि एग्जाम क्वेश्चन फंसेगा फंसेगा इसमें से। चलिए, करिकुलम डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो करिकुलम डिजाइन के लिए तीन आप लोगों के बोले गए कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, या तो वो डिसिप्लिन सेंटर्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है? या तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम सेंटर्ड होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से भी, प्रीवियस ईयर में सब्जेक्टिव की मैं बता रही हूँ। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है ना? एब्स्ट्रैक्ट है ना, चीजें आपको पता ही नहीं है यार, ये बस लिखा है तो लिखा है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, इसका कोई अच्छे से और या छोड़ नहीं पता आप लोगों को। ठीक है? नो इंटरलिंक, नो इंटरलिंकेज बिटवीन सब्जेक्ट एंड लर्नर्स इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है या उसमें या नहीं है, फिर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, तो वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन लेवल इसमें भी हाई हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है? तो करिकुलम डिजाइन में क्या है, या तो सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, तो इसमें आपको ये पॉइंट्स याद रखने। जब वो करिकुलम लर्नर सेंटर्ड होगा तो क्या होगा? हैंड ऑन एक्टिविटीज होगी। ठीक है? हैंड ऑन एक्टिविटीज होगी उसकी। चलिए, इसमें क्या है? स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट फर्स्ट इसमें कंसिडर किया जाता है। फोकस ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। जो लर्नर सेंटर्ड है, ऑब्वियसली बात है, उसमें बच्चे के बारे में ही ज्यादा चीजें सोचकर बनाई गई होंगी। उसके बाद है आप लोगों का प्रॉब्लम सेंटर्ड। वेट, प्रॉब्लम सेंटर्ड में क्या है कि भाई जो बच्चे की दिक्कत है उसको पहले से ही प्लानिंग की जाए कि बच्चा यहाँ पर आके अटक सकता है, तो उसको पहले ही सॉल्यूशन निकाल के रखे। ठीक है?
प्लान्ड प्रायर टू द अराइवल ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का जो बच्चे की स्कूल लाइफ है उसको वो सोशल लाइफ से भी रिलेट करे, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। और क्या है कि ये एनालाइजिंग पावर को इन्हांस करता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो प्रॉब्लम से अगर डिसिप्लिन सेंटर्ड इतना अच्छा नहीं है, लर्नर सेंटर्ड काफी अच्छा है, तो प्रॉब्लम सेंटर्ड उससे भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया, डिसिप्लिन सेंटर्ड हो गया। प्रॉब्लम सेंटर्ड में एनालाइजिंग पावर की बात होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हो रही है। लर्नर सेंटर्ड में सिर्फ स्टूडेंट की बात हो रही है, और सब्जेक्ट डिसिप्लिन सेंटर्ड में सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चाहिए किसी भी करिकुलम को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या करिकुलम क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। क्या कह रहे हैं, पहला कंपोनेंट होना चाहिए हमें कि पहले हम देखें कि हमें क्या सिखाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की हमें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। ये हमारा पहला कंपोनेंट है। दूसरा है हमें जो ट्रेनिंग देनी है उसकी प्लानिंग करनी है। अब हमें पता है कि हमें क्या ट्रेनिंग देनी है, लेकिन ट्रेनिंग कैसे देनी है अब उसकी प्लानिंग करेंगे। उसके बाद है प्लानिंग कर ली, अब ट्रेनिंग देनी शुरू करो, ठीक है। और उसके बाद है ट्रेनिंग दे दी तो ट्रेनिंग को इवेल्युएट करो। तो समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, ये 4 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के, कि पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद इवेल्युएशन, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स है किसी भी करिकुलम को जो हम करते हैं फ्रेम, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही करिकुलम के 4 फेजेस होते हैं, जो ऊपर पढ़ा है उसी का वन वर्ड आंसर है ये। प्लानिंग करो, मेथड देखो, इम्प्लीमेंटेशन दो और फिर इवेल्युएशन करो, ठीक है। तो 4 फेजेस बोले, 4 एलिमेंट्स बोले, ये याद रखने, प्लानिंग, मेथड, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, ठीक है। प्लानिंग, मेथड, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। चलिए करिकुलम चेंज, नेक्स्ट टॉपिक है करिकुलम चेंज। देखिए मीनिंग क्या है करिकुलम चेंज का, इसका मीनिंग क्या है, करिकुलम चेंज टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग करिकुलम। जैसे कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं ना, ताकि वो सिचुएशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन वेरीफेबल हो, जस्टिफिएबल हो, ऐसे ही करिकुलम को चेंज करना जरूरी है ताकि वो करंट हमारे सिचुएशन से करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके, है ना। तो करिकुलम चेंज क्यों होता है, ताकि हम एग्जिस्टिंग करिकुलम को इम्प्रूव करें, ठीक है। हेल्प्स इन द असेसमेंट ऑफ फ्यूचर नीड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम। जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है, अगर आगे जाके जो भी उसकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उसके हिसाब से हमारी जो आज हम चेंज करेंगे वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देख के करेंगे। जो सस्टेनेबल चेंजेस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मेकिंग द करिकुलम डिफरेंट इन सम वेज टू गिव इट अ न्यू पोजीशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। करिकुलम को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो क्यों, ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अब वो 21st सेंचुरी की बारे में बताए वो करिकुलम, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात हो रही है। नीड क्या है हमें करिकुलम को चेंज करने की, सीधी सी बात है कि हमें अपने ज़रूरतों के हिसाब से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा करिकुलम को। हमें जो भी अननेसेसरी यूनिट्स है ना हमारे करिकुलम में, उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। हमें स्टूडेंट की थ्योरी और लर्निंग प्रैक्टिसेस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है, और वो रिलेशन कब आएगा, जब हम करिकुलम में चेंजेस करेंगे। बाकी अगर कोई भी ऑप्शन पॉजिटिव आ जाए तो आप लोग उसको भी टिक कर देना। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे करिकुलम के फ्रेमवर्क में आते हैं। एक तो है आउटस्पोकन इंडिविजुअल, ठीक है। फाइनेंशियल प्रेशर या स्टाफ अवेलेबिलिटी और वर्कलोड, या एम्प्लॉयर्स व्यू पॉइंट, या स्टूडेंट व्यू पॉइंट, या गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके करिकुलम के फ्रेमवर्क में एक हिंड्रेंस का काम भी करती है कुछ कुछ, तो कुछ कुछ इसको प्रमोट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको बताए थे, प्लानिंग, कंटेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, जैसे प्लानिंग में आपका आइडेंटिटी इशू आ गया, फॉर्म करिकुलम आ गया, डेवलपमेंट आ गया, है ना। तो ये वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। एमसीक्यू में इसके बीच में से भी अगर उठाकर दे दे, बोल दे कि समेटिव किसका पार्ट है, तो समेटिव आप लोगों का इवैल्यूएशन का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही इम्प्लीमेंट द करिकुलम किसका पार्ट है, वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। आई डोंट नो, वो कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने जो भी चीज़ मुझे लगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, मैंने सारी डाल दी। तो यहाँ पे आप सबका पेपर 1 खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारी यूनिट्स हमने कर ली हैं।
आई होप सब मैंने अच्छे से समझा दिया होगा पूरी यूनिट में क्या था। ठीक है, ये सारी हमारी यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। वी हैव डन विद दिस यूनिट। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट बुक लेकर आऊंगी वो नेक्स्ट बुक है पेपर 4B। ठीक है, पेपर 4B, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। अभी जो बुक मेरे पास अवेलेबल है मैं वहीं से नोट्स बना रही हूँ, अभी पेपर 2 की बुक नहीं है। तो मेरे पास पेपर 4B की है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में 4B पेपर की लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की। यू ऑल टेक केयर एंड बाय बाय।